जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th यूपी बोर्ड से साइंस सब्जेक्ट से फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो चलिए हम पहला टॉपिक देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसको एकदम बेसिक से सीखेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अगर एग्जाम पूछे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तो ये जान लीजिए, जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करता है और नए पदार्थ बनाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करता है और नए पदार्थ बनाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया में बनने वाला नया पदार्थ गुणों में पुराने में बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, अभिक्रिया में बनने वाला नया पदार्थ पुराने पदार्थ से गुणों में बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, 2H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन O2। ठीक है, 2H2 प्लस O2 को अगर रिएक्शन कराएंगे तो 2H2O H2O होगा, जो H2O जो कि जल है। ठीक है, ये है हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन है और O यहाँ पे O2 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएंगे तो जल बनेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहाँ पर 2 पड़ गया है, सॉरी, यहाँ दूसरा पॉइंट होगा, यहाँ 3 हो गया है, तो इस वजह से यहाँ से थोड़ा सा सीरियल वाइज चेंज हो गया है यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये दूसरा है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये देखेंगे यहाँ पे। तो किसी अभिक्रिया को सूत्र और प्रतीकों के माध्यम से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। और किसी अभिक्रिया को हम सूत्र के माध्यम या प्रतीकों से लिखेंगे तो उसको रासायनिक समीकरण कहेंगे। हम उसको आगे बता रहा हूँ कैसे क्या होगा। ठीक है, इसमें अभिक्रिया को संक्षिप्त और वैज्ञानिक तरीकों से लिखा जा सकता है। अगर हम किसी अभिक्रिया को ये 1 to 1 लिखने जाए तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया में लिखेंगे तो ऐसे, जैसे यहाँ पे लिखा है Mg प्लस O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा, जो कि ये रासायनिक समीकरण हो गया। ये छोटा सा में, अगर इसको हम लिखने जाएंगे तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन पूरा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसको लिखेंगे जब शॉर्ट में, जो कि ये संक्षिप्त में छोटा सा भी हो जाएगा और हम इसको पढ़ भी सकते हैं आसानी से। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं चौथा, रासायनिक समीकरण का संतुलन क्यों जरूरी है? रासायनिक समीकरण का संतुलन क्यों जरूरी है, यह हमारे क्वेश्चन में पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि रासायनिक समीकरण का संतुलन क्यों जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो इसको देखते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान न घटता है न बढ़ता है। जब कोई अभिक्रिया होता है तो उसमें द्रव्यमान नहीं घटता है ना ही बढ़ता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु संख्या बराबर होती है। जो परमाणु संख्या जैसे H2 पर H हाइड्रोजन पर कितने परमाणु संख्या होती है? 2। ठीक है, इस हिसाब से Fe पर परमाणु संख्या है 3। ठीक है, जैसे Fe हो गया आयरन और जल हो गया H2O हो गया जल। ठीक है, तो इस पर द्रव्यमान संख्या हम देखेंगे कितने हैं। तो देखिए, Fe आयरन हो जाएगा, H2O जल, आयरन और जल को मिलाएंगे तो हमको मिलेगा Fe3O4 प्लस H2O। तो Fe3O को हम लिखेंगे आयरन ऑक्साइड। क्या है? आयरन ऑक्साइड।
और H2O को आप जानते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को H2O से कन्वर्ट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। ठीक है, या इसको संतुलन करने पे, या कोई इसको हम संतुलन करेंगे तो हमको ये मिलेगा 3Fe आयरन प्लस 4H2O जल, यहाँ 4 बाद में आएगा, मतलब H2O जल। Fe को आयरन और जल को रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ मिलेगा हमको आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम आयरन और H2O जल को रिएक्शन कराएंगे तो आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम देखते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, या जल कैल्शियम ऑक्साइड और जल को हम रिएक्शन कराएंगे तो हमको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड CaHO2। ठीक है, हम दूसरा देखेंगे अपघटन अभिक्रिया, कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में बदल जाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे है सीसा नाइट्रेट, Pb सीसा नाइट्रेट, PbNO3 का ट्वाइस है, जो कि सीसा नाइट्रेट होता है। ये सीसा नाइट्रेट को अगर हम तोड़ेंगे तो हमको मिलेगा PbO लेड ऑक्साइड, और हमको मिलेगा यहाँ NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, और यह O2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, हमको अगर हम इसको तोड़ेंगे तो सीसा नाइट्रेट को तोड़ेंगे तो हमको मिलेगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और यहाँ मिलेगा ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यार, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से बाहर निकाल देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में जो होते हैं, जो अधिक सक्रिय धातु होते हैं, जिसमें अधिक बल होता है, वो कम सक्रिय धातु को बाहर निकाल देते हैं। जिसके पास ज़्यादा शक्ति होती है वो उसी में रह जाते हैं, और जिसके पास कम शक्ति होती है उनको बाहर वो भगा देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे जिंक। ठीक है, जिंक कॉपर सल्फेट, CuSO4 को कॉपर सल्फेट बोलते हैं। आप लोग इस सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल आपको मिल जाएगा, आप इन सब के पीरियोडिक टेबल में सबका नाम आप नाम याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आप किसी भी रिएक्शन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम जिंक कॉपर सल्फेट को रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ हमको मिलेगा जिंक सल्फेट। ठीक है, और यह कॉपर हो जाएगा अलग, कॉपर हो जाएगा अलग, और हमको मिल जाएगा जिंक सल्फेट। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम इसको देखते हैं, दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दो यौगिक है, उसमें आयनों की संख्या, ये दो यौगिक है, इसमें आयनों की संख्या 4 है, और ये यौगिक है, इसमें आयनों की संख्या 3 है। तो ये आदान प्रदान कर लेते हैं।
ठीक है, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। तो अगर इसको चाहिए 4 तो यहाँ से 1 ले लेगा, तो इसको हो जाएगा 4, फिर इसको हो जाएगा 3। और इसको 4 की ज़रूरत होगी तो यहाँ से ले लेगा। तो ये अपना आयनों का आदान प्रदान करते रहते हैं, जिससे कि इनका संतुलन बना रहे। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका हम आपको उदाहरण भी दिखा देते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और यह है NaCl सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को हम आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है AgCl सिल्वर क्लोराइड। AgCl जो कि सिल्वर क्लोराइड है, और यहाँ पे मिलेगा आपको NaNO3 जो कि सोडियम नाइट्रेट होता है। यह है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को आपस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी उसे कहते हैं जिससे ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऊष्मा बाहर निकल जाती है, ठीक है। जैसे CH4 + O2 को अगर हम रिएक्शन कराएंगे, जो कि CH4 है मीथेन और O2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है और ये मीथेन है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो CO2, ये बड़ा वाला है लेकिन यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया है, तो CO2 हमको मिल जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा हमको H2O जल। अगर हम इसको हीट करेंगे तो H2O जल मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब बाहर चला जाएगा, लेकिन H2O हमें मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O हमको मिलेगा अगर मीथेन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएंगे तो। यहाँ ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है, जो ऊष्मा को अवशोषित करता है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं, और जिस ऊष्मा को बाहर निकालता है उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम ऊष्माशोषी के हिसाब से देखा जाए, जो कि ऊष्मा अवशोषित कर लेता है अपने आप में ही, तो जो हमको देगा कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड हमें देता, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें देगा, ठीक है। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट देते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया को प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका हम उदाहरण भी देख सकते हैं यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये H2 यहाँ पर 2 नीचे 2 है, ठीक है, ऊपर हो गया है यहाँ पे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और जल को हम रिएक्शन कराएंगे तो C6H12O6 जो कि ग्लूकोज के ये सूत्र है, और O2 ऑक्सीजन, ये हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड और जल को रिएक्शन कराएगा तो हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त होगा, ठीक है। यह ग्लूकोज का सूत्र है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। ग्लूकोज जो कि C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है, ठीक है। ये पूछ भी सकता है ग्लूकोज को रासायनिक ग्लूकोज को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अगर पूछ दे कि ग्लूकोज का सामान्य सूत्र लिख के दीजिए तो C6H12O6 होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जंग लगना।
जब धातु वातावरण में ऑक्सीजन, नमी व अन्य गैसों से प्रतिक्रिया करती है और उसकी सतह पर परत जम जाती है, उसे जंग कहते हैं। जब कोई धातु वातावरण, ऑक्सीजन, नमी व अन्य गैसों में से प्रतिक्रिया करती है, जैसे आप घर बन रहा है, वहाँ पर छड़ आता है, सरिया आता है, उसमें आप देखेंगे कि कई दिनों तक बाहर वो रहता है छड़ वातावरण में, जो कि ऑक्सीजन भी पानी भी जब लग जाता है तो मुश्किल से 1 से 2 दिन के बाद उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम जंग लगना कहते हैं, जो कि उसके सतह पर वो जंग लगना कि रेड रेड भी होने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा जंग, ठीक है। तो इसी को हम जब अगर जंग लगना पूछे कि जंग लगना किसे कहते हैं, जब धातु वातावरण में ऑक्सीजन, नमी व अन्य गैसों से प्रतिक्रिया करती है और उसकी सतह पर परत जम जाती है, उसे जंग कहते हैं। लोह में जंग। तो यहाँ पे है Fe, जो कि है लोहा, ठीक है। Fe लोहा है, O ऑक्सीजन और H2O जल। अगर लोहा में ऑक्सीजन और जल का रिएक्शन होगा तो वो पूरी तरह से आयरन ऑक्साइड में बदल जाएगा, जो कि जंग लगने का यह एक मेन कारण है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड जो बदलेगा वो जंग ही लग जाएगा, जो कि उसका परत भूरा होने लगता है। यहाँ पे लिखा है भूरा, उसका परत भूरा होने लगता है, जो कि H2O के माध्यम से होता है। अगर पानी और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो और ऑक्सीजन तो वो आपको क्या बोलते हैं, जंग लगने का कार्य करते हैं, वो जंग लगा देते हैं। किसी भी अच्छे खासे सामान में वो जंग लगा देंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं अपचयन व ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। अगर ये पूछते कि अपचयन और ऑक्सीकरण में अंतर क्या है, तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीकरण में, अभी उसके बाद नीचे देखेंगे अपचयन। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन निकलता है और इलेक्ट्रॉनों का खोना, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, ठीक है। और अपचयन, अपचयन में होता है ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है। ऑक्सीजन में, अपचयन में ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉनों का पाना, मतलब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं अपचयन में, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पे जिंक और कॉपर सल्फेट, COU कॉपर सल्फेट, और हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और CU कॉपर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कॉपर मिलेगा, जो कि यह अपचयन होगा, तब इसको आपको यह मिलेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि बहुत ही जरूरी होता है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब श्वसन, C2H12O6+O2, जो कि ये ग्लूकोज का सूत्र है, अभी आपको ऊपर बताया 6,6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। अगर इसको हम आपस में मिलाएंगे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर बनेंगे, जो कि एनर्जी का काम करेंगे, ठीक है। और ग्लूकोज को आप पानी में मिलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों ही बनके आपको एनर्जी देने का काम करेगा, ठीक है। और खाना पकाना, रासायनिक अभिक्रिया में स्वाद व गुण बदल जाते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में स्वाद व गुण दोनों बदल, जैसे मान लीजिए अब जैसे नॉर्मली आपको दाल बनाना है,
वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही हो गया। दाल बनेगा तो नॉर्मल दाल जो होता है उसको आप खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसमें पानी डाल के उसको बनाएंगे तो उसका गुण भी बदल जाएगा। जैसे लाइक दाल बड़ा बड़ा होता है जैसे जो होता है, और दाल जब बनाएंगे कुकर में तो वो गल जाएगा, उसमें उसका स्वाद भी बदल जाएगा, जो कि एक अच्छा हो जाएगा, खाने लायक हो जाएगा। ठीक है। लोहे में जंग लगना, जो कि आपको ऊपर ही बताया हूँ, लोहे में जंग लगने का निर्माण। देन बस आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू आज के लिए।